तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम नया डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर डेटा टाइप के अंदर हेट्रोजीनियस मेंबर्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। जैसे स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से हमने ये डिफाइन किया नया डेटा टाइप स्टूडेंट। इसके मेंबर्स स्पेसिफाई कर रहे हैं या कर्ली ब्रैकेट के बीच में मेंबर दे दिया, जैसे इंटीजर टाइप का रोल नंबर, कैरेक्टर, एरे दे दिया, नेम, फ्लोट टाइप का परसेंटेज। अलग अलग टाइप के भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट हो उस बेसिस पे। जैसी आपको रिक्वायरमेंट होगी उस बेसिस पे आप इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। अब हम जो बात करें एक एग्जांपल स्ट्रक्चर का जो देख रहे हैं उसे समझना। जैसे स्टूडेंट के लिए हमने स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रखा था, सिमिलरली इस बार हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? मैथ का एक कॉन्सेप्ट अवेलेबल है कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक नंबर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है जहां रियल पार्ट भी होता है, साथ के साथ उसका इमेजिनरी पार्ट भी होता है। जैसे 5+7 आयोटा ऐसा बोल दिया जाता है। तो ये दो वैल्यूज के कॉम्बिनेशन से एक नंबर रिप्रेजेंट हो रहा होता है। एक तो वैल्यू नॉर्मल वैल्यू है, रियल वैल्यू। एक इमेजिनरी वैल्यू आई रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक्चुअली में आयोटा रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 को। -1 के स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन यहाँ पे आ रही है, जो आगे सॉल्व नहीं किया जाता नॉर्मली, और इस तरीके से आयोटा की तरह रिप्रेजेंट कर देता है। अब ये हमें अगर किसी प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर की है, उसके लिए भी हम नया डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रक्चर की हेल्प से। जहां पे हमें क्या रिक्वायर्ड है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, एक चीज तो हमें चाहिए एक रियल वैल्यू, और एक चीज चाहिए हमें इमेजिनरी वैल्यू। और ऐसा नहीं कि केवल इसी के लिए हम डेटा टाइप प्रोवाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के रीजन बहुत से हो सकते हैं। जैसा हमने देखा था स्ट्रक्चर स्टूडेंट के लिए, राइट, दिस वन। सिमिलरली हो सकता है कभी हमें जरूरत है स्ट्रक्चर किसके लिए, से डेट के लिए, क्योंकि डेट, एक डेट के पास तीन वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है, DMY, तीन इंटीजर वैल्यूज। जैसे आज की डेट अगर हम कहें तो एक आएगा 18/6/2021। तो तीन इंटीजर वैल्यूज की हेल्प से एक डेट रिप्रेजेंट हो रही है। या सिमिलर मैनर में आप समझ सकते हैं इसे भी, जहां पे हम बात करें कभी अगर स्ट्रक्चर डिफाइन करना है हमें टाइम के लिए, तो जैसा डिफाइन करना है आपकी चॉइस है ना। हम जैसे यहाँ बात करें टाइम के लिए, हो सकता है कभी आप ऐसा कुछ देना चाहें जहाँ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स के लिए मेंबर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। सेम टाइप के भी हो सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। हो सकता है कभी आप स्ट्रक्चर इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत सी बुक की डिटेल रखनी है। एक बुक की डिटेल क्या हो सकती है, अगर हम एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ बुक का नेम हो, साथ के साथ हो सकता है उसके पब्लिकेशन नेम हो। चाहे तो सेम यहीं पे भी कॉमा के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं पब्लिकेशन। सिमिलरली आप हो सकता है ऑथर। अलग अलग साइज का एरे प्रोवाइड कर सकते हैं, सेम साइज का भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसी जरूरत लगे वैसा। हो सकता है आप वहां पे साथ में उसकी प्राइस भी लेना चाहें। जो भी डिटेल आपको एक बुक के बारे में चाहिए वो सब आप उसके मेंबर्स की तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बुक के लिए स्ट्रक्चर हो सकता है। कभी हो सकता है आप स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दें एक एम्प्लॉय के लिए। ओवरऑल आप किसी के लिए भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एम्प्लॉय के लिए एक बार हम और देख लेते हैं। जैसे हो सकता है आप एम्प्लॉय का नेम स्टोर करवाना चाहते हो सकता है आप एम्प्लॉय की सैलरी स्टोर करवाना चाहते हो। इंटीजर में भी ले सकते हैं, फ्लोट में भी ले सकते हैं, जैसा आपको बेटर लगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें, आप एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ भी अगर नोट करना चाहते हैं, तो हो सकता है कभी आप ऐसा भी कर दें जहां स्ट्रक्ट डेट टाइप का डेट ऑफ बर्थ आपने प्रोवाइड कर दिया। एक बार समझना, जैसे ये फ्लोट टाइप का सैलरी। सिमिलरली हो सकता है कभी ऐसा करें आप
कि एक एग्जाम्पल में पहले एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं डेट, और उस पर्टिकुलर डेट को, जैसे यहाँ डेट की हमने बात की, अलग से कहीं केवल डेट की जरूरत है, तो वैसे यहाँ एम्प्लॉय की डिटेल में हमें जरूरत है डेट की। हमने क्या किया, डेट अलग डेटा टाइप बना दिया, और उस टाइप का हमने यहाँ मेंबर प्रोवाइड कर दिया डेट ऑफ बर्थ। या हो सकता है डेट ऑफ बर्थ की ही तरह एक बार पूरा लिख दें जिससे आपको और बेटर आइडिया लगा रहे। डेट ऑफ बर्थ है वो वेरिएबल का नेम, उस ऑब्जेक्ट का नेम जिसका टाइप क्या है, स्ट्रक्ट डेट। और इसी टाइप का हो सकता है आपने एक और चीज प्रोवाइड कर दी, सपोज डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एक कंपनी जब ज्वाइन की, एम्प्लॉय की डिटेल रख रहे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ भी रखने की जरूरत है, कब ज्वाइन किया वो भी स्टोर करने की जरूरत है। तो कुछ ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप उस पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी एंड प्रीवियस सैलरी कुछ मेंटेन कर रहे होते हैं। तो दो वेरिएबल लिए होते हैं आपने, सैलरी का अलग है, प्रीवियस सैलरी का अलग है। दोनों का टाइप क्या है, फ्लोट। सिमिलरली स्ट्रक्ट एम्प्लॉय के अंदर स्ट्रक्ट डेट काम में ले रहे हैं, और इन दोनों का टाइप, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, दोनों का टाइप क्या है, डेट, स्ट्रक्ट डेट है उन दोनों का टाइप। जिस तरीके से एम्प्लॉय की डिटेल के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस केस में हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें प्रिमिटिव टाइप के अलावा यूजर डिफाइंड टाइप के भी मेंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। प्रिमिटिव टाइप मतलब जो हमने नहीं बनाए, जो पहले से बने हुए थे, जैसे फ्लोट पहले से अवेलेबल डेटा टाइप था, कैरेक्टर पहले से अवेलेबल डेटा टाइप था। तो हमने उनके अलावा स्ट्रक्ट डेट भी काम में लिया जो हमने ही टाइप क्रिएट किया था। तो कुछ इस तरीके से एम्प्लॉय की डिटेल दी जा सकती है। साथ के साथ अगर हम यहीं पे बात करें एक और चीज की भी, होपफुली यहाँ तक की बात बहुत सिंपल सी, आप सभी को आइडिया लग रहा होगा। हम यहीं पे बात करते हैं एक और चीज की, कि हो सकता है किसी एग्जाम्पल में आप कभी इस तरीके का भी प्रोवाइड करना चाहें कि डेट जो है वो सबके लिए नहीं, वो केवल इसी स्ट्रक्चर के लिए काम में लेनी थी, केवल एम्प्लॉय वाले स्ट्रक्चर में वो डेट काम में लेनी है। तो इसी के अंदर पहले ये डिफाइन किया और फिर इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर काम में ले लिया। पहले वाले केस में और इसमें डिफरेंस है। पहले वाले केस में मतलब जहां पे हम ये प्रोवाइड कर रहे थे कुछ ऐसा, इस पर्टिकुलर केस में तो हम क्या कर रहे थे, डेट भी एक नया डेटा टाइप बना दिया पूरे प्रोग्राम के लिए, कि किसी भी जगह पे जरूरत है डेट टाइप के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की, क्रिएट कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। और डेट टाइप का हमने जो मेंबर प्रोवाइड कर दिया है एम्प्लॉय वाले स्ट्रक्चर को। तो एम्प्लॉय टाइप का अगर ऑब्जेक्ट होता है ई सपोज या E1, तो काम में लेने का तरीका क्या होता है, जैसे E1 डॉट सैलरी हमने लास्ट क्लास में बात की थी, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर, उसी तरीके से E1 डॉट, यहाँ पे अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ, अगर उसे काम में लेनी है, डेट ऑफ बर्थ डॉट उसका भी कौन सा डी वाला पार्ट या एम वाला पार्ट या वाई वाला कौन सा पार्ट चाहिए वो बता सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर की अप्रोच, यहाँ पे भी बर्थ तक आया, डेट ऑफ बर्थ तक, और डेट ऑफ बर्थ के भी मेंबर पे अगर जाना है तो फिर से डॉट अप्लाई करते हुए उसके मेंबर, मेंबर डी या एम या वाई जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है उसे आप काम में ले सकते हैं। और ये भी सेम वही अप्रोच है, बस इसमें डिफरेंस इतना सा है कि इससे पहले जो प्रोवाइडेड है ये पर्टिकुलर सेगमेंट में, डेट भी एक ग्लोबल डेटा टाइप बना, उस पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी काम में लिया जा सकता है, और एम्प्लॉय भी कहीं पे भी काम में लिया जा सकता है। हो सकता है जैसे ये डेट हमने अभी एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर काम में लिया, सिमिलरली हमने कुछ और चीज प्रोवाइड कर रखी है इसी पर्टिकुलर में। प्रोजेक्ट भी एक स्ट्रक्चर डिफाइंड है कि उस कंपनी में एम्प्लॉय की डिटेल भी रखी जा रही है, प्रोजेक्ट्स की डिटेल भी रखी जा रही है, जहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट स्टार्टिंग डेट, प्रोजेक्ट की एंडिंग डेट, जो भी प्रीवियस प्रोजेक्ट है उन सबके रिकॉर्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो उस केस में प्रोजेक्ट के अंदर भी डेट काम में लिया जा सकता है, एम्प्लॉय के अंदर भी, क्योंकि डेट अलग से प्रोवाइड किया गया है, इसे कहीं पे भी काम में ले सकते हैं, किसी भी फंक्शन में भी डायरेक्टली काम में ले सकते हैं, इस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट। बट अगर हमने स्ट्रक्चर के अंदर अगर स्ट्रक्चर डिफाइन किया, जैसे एम्प्लॉय के अंदर ही डिफाइन किया, केवल इसका ऑब्जेक्ट नहीं, इस पूरे को डिफाइन भी एम्प्लॉय के अंदर कर दिया, तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये केवल
एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के लिए अवेलेबल है। इस टाइप का डेट टाइप का हम ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ डिफाइन करने के बाद अलग एक हमारा स्ट्रक्चर है सपोज प्रोजेक्ट, उसके अंदर अगर हम इसे काम में लेना चाहते हैं नहीं ले सकते डायरेक्टली काम में, वहां पे फिर से इसे डिफाइन करेंगे और फिर इसे काम में लेंगे। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस कुछ ऐसा कि ये ग्लोबल स्ट्रक्चर वाले फॉर्मेट में पूरे प्रोग्राम में काम में ले सकते हैं, ये एक नेस्टेड स्ट्रक्चर वाले कॉन्सेप्ट में केवल इस एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के लिए काम में ले रहे हैं। बाकी बेटर अप्रोच नो डाउट इससे पहले वाली रहती है ज्यादातर केसेस में। अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी लगे कि इस डेटा टाइप की जरूरत और कहीं पे भी हो सकती है, तो अलग ही उसे डिफाइन करना बेटर अप्रोच रहेगी। बट अगर आप एकदम श्योर हैं कि कहीं और जरूरत नहीं होगी, केवल इसी पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर ही जरूरत है, तो इसके अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, तो हम जो बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की, होपफुली आपको बेसिक आइडिया तो लगा है। स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जिससे नया डेटा टाइप बन जाए, और कैसे कर रहे हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड साथ में दिया उसका नाम, साथ में प्रोवाइड कर दिया उसके मेंबर। ये टर्मिनेशन जरूर ध्यान से देख लेना, ये सेमीकोलन ये प्रोवाइड कर दिया। अब हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या, तो हम यहाँ पे यूजर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स रीड करना चाहते हैं और उनका एडिशन तीसरे को असाइन करवाना चाहते हैं। हमने C1, C2, C3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्रिएट कर लिए, जिनमें से C1 और C2 का डेटा हम यूजर से रीड करेंगे। जैसे हमने मैसेज दिया फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर वेट कर दिया चाहो तो, एंड यहाँ दे दिया हमने फिर से प्रिंट एफ। आप चाहो तो सेम प्रिंट एफ में आगे भी दे सकते हो मैसेज। जैसे हमने यहाँ दे दिया एंटर रियल फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, और स्कैन कर रहे हैं रियल वैल्यू को। C1 के अंदर जो रियल अवेलेबल हुआ वो इंटीजर टाइप का है, तो एड्रेस दे दिया C1.real का फॉर्मेट स्पेसिफायर %d देने के साथ। तो ये C1 का रियल रीड कर लिया, एंड सिमिलरली C1 का इमेजनरी भी रीड कर रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रीड किया, सिमिलरली हम सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रीड कर सकते हैं। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पे हम C2 के अंदर ये डेटा रीड कर रहे हैं, C2 का रियल, C2 का इमेजनरी। और जैसे ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने रीड कर लिए, सपोज 5 + 7 आयोटा और दूसरा सपोज दिया है 3 + 9 आयोटा, तो इस केस में जो इनका एडिशन होता है वो एडिशन कैसे होता है, 5 और 3 का एडिशन, या यहाँ कहते हैं 51 और 13 भी होते हैं, तो उनका एडिशन। ये वैल्यू आ गई जैसे हमारे पास 51 एंड 13 के एडिशन से 64 प्लस 7 और 9 का एडिशन, ये वैल्यू आ गई जैसे हमारे पास 16। तो ये फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, मतलब फाइनल रिजल्ट जो C3 ऑब्जेक्ट है उसका रियल पार्ट इन दोनों के रियल के एडिशन से, उसका इमेजनरी पार्ट इन दोनों के इमेजनरी के एडिशन से आना चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं C3 का रियल और इमेजनरी पार्ट, वो समझें। C3 का रियल C1 के रियल का C2 के रियल से एडिशन करवाया तो आ गया। सिमिलरली C3 का इमेजनरी कैसे आ रहा है, C1 के इमेजनरी का अगर हम C2 के इमेजनरी से एडिशन कराते हैं तो आ जाएगा। फाइनली ये C3 में हमारे पास डेटा आ चुका है C1 और C2 के एडिशन से, मेंबर बाय मेंबर एडिशन। डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिख सकते थे कि C3 = C1 + C2, क्योंकि प्लस ऑपरेटर ये वर्क करना जानता ही नहीं है ऑब्जेक्ट पे, कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑब्जेक्ट पे ये वर्क नहीं कर पाता। तो यहाँ पे आ रही होती एरर, उसकी जगह पे हमने मेंबर्स का मेंबर से एडिशन करवा दिया जैसा हमें करवाना था, और मेंबर में असाइन कर दिया। क्योंकि ये C1 का रियल एक इंटीजर है, इंटीजर का इंटीजर से एडिशन तो हो ही सकता है C1 के रियल का C2 के रियल से। सिमिलरली C1 के इमेजिनरी का C2 के इमेजिनरी से। C3 का रियल और इमेजिनरी दोनों डेटा कैलकुलेट हो गए। अब अगर हमें यहाँ पे फाइनली रिजल्ट प्रिंट करवाना है तो कैसे प्रिंट करवा रहे हैं वो देखें। %d
प्लस %di। जैसे हम यहाँ पे अगर प्रिंट करवा दें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये वैल्यू हमने दे दी %d प्लस %di, और इस केस में पहले %d को वैल्यू दी C1 का रियल, दूसरे %d को C1 का इमेजिनरी। सिमिलरली सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट प्रिंट हो जाए लाइन चेंज करते हुए सेकंड भी, फिर सेकंड प्रिंट हो जाए लाइन चेंज करते हुए हम थर्ड रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर भी प्रिंट कैसे कर रहे हैं वो देखते हैं ना। ये C2 का रियल, C2 का इमेजनरी, C3 का इमेजनरी एंड C3 का रियल यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं जब हम सेकंड और थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर भी प्रिंट करना चाहते हैं। थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर या रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा मैसेज देना चाहे दे सकते हैं। फाइनली हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, एक बार देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। एग्जीक्यूट करते हैं जब हम इस प्रोग्राम को। अच्छा, ये दोनों मैसेज आप चाहो तो इस एडिशन से पहले भी दे सकते थे। फर्स्ट वाले का डेटा यहीं पे प्रिंट करा सकते थे, सेकंड का यहीं पे इसके रीड करने के बाद प्रिंट कर सकते थे, या दोनों का दोनों वैल्यू जब रीड हो गई उसके बाद इस जगह पे दोनों का डेटा प्रिंट कराते थे, फिर एडिशन कर सकते थे। जबकि हमने क्या किया, पहले एडिशन कर लिया फिर तीनों का डेटा एक साथ प्रिंट करा दिया। तो हमने ये अभी प्रोग्राम दिया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया। वैल्यू अगर दे रहे हैं हम 5 या 51 एंड से 90, हम दे रहे हैं यहाँ सपोज 14 एंड से 20, एडिशन होगा 51 एंड 14 का, 90 एंड 23 का, और फाइनल वैल्यू आ जाएगी 51 14 के एडिशन से 65, 90 23 के एडिशन से 113। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मैथ में जैसे कॉन्सेप्ट है वैसे ही कर रहे हैं, बाकी तो ये प्रोग्रामिंग में तो बहुत सिंपल सी बात है। जितने भी मेंबर देना वो सब आपने यहाँ डिफाइन करते टाइम बता दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के हेल्प से मेंबर कहाँ में लेने का तरीका, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर, सिंपल सी अप्रोच से ये हो रहा है, काम कर रहा है। इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर और फंक्शन को थोड़ा समझें, अगर कि हम जो एडिशन करवाना चाहते हैं, यहाँ पे जो एडिशन करवाने का टास्क था हमारा C3 के रियल और इमेजनरी को जो कैलकुलेट किया, ये अगर हम फंक्शन की हेल्प से करवाते हैं, सपोज फंक्शन का नाम दिया सम, जिसके बाद C1 और C2 दोनों को भेज दें, वो एडिशन करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर ला के दे, और कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन तो किया जा सकता है, यहाँ पे ये प्लस नहीं किया जा सकता C1 और C2 के साथ, बट अगर रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को सेम टाइप के ऑब्जेक्ट में असाइन किया जा सकता है। ये हमने पहले भी बात की प्रीवियस क्लास में कि असाइनमेंट ऐसा ऑपरेटर है जिसे मतलब नहीं है कि उसमें कितने मेंबर्स है, सेम टाइप को सेम टाइप में असाइन कर देगा। अगर कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स में या स्टूडेंट को स्टूडेंट में असाइन करना चाह रहे हैं तो असाइनमेंट अलाउड है, बट अगर स्टूडेंट को एम्प्लॉय में या एम्प्लॉय को स्टूडेंट में असाइन करना चाह रहे हैं वो अलाउड नहीं है, भले ही दोनों में नंबर ऑफ मेंबर्स नंबर ऑफ बाइट्स सेम कंसीडर हो रही है तो भी। डेटा टाइप कैसा है उस बेसिस पे अलाउ करेगा कि अगर दोनों सेम टाइप के होंगे असाइनमेंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो ये यूजर डिफाइंड टाइप के लिए असाइनमेंट वर्क कर सकता है। यूजर डिफाइंड टाइप मतलब जिसे हमने डिफाइन किया हो। इस केस में ये जो फंक्शन है सम नेम का, जैसे टू इंटीजर वैल्यूज का एडिशन कुछ वैसा ही है सम नेम का ये फंक्शन, बस इस बार C1 और C2 भेजे किस टाइप की वैल्यू है वो, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप की वैल्यू। सपोज स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप की वैल्यू C1 को कॉपी करवाया T1 में, सिमिलरली स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप की वैल्यू C2 को कॉपी करा दिया T2 में, और यहाँ पे कर रहे हैं हम उनका एडिशन जिस भी तरीके से करना चाहते थे, जैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक लोकल ऑब्जेक्ट यहीं पे इसी फंक्शन में से T3। तो हम क्या कर रहे हैं, जो T1 में कॉपी पहुंची थी C1 की, T2 में कॉपी पहुंची थी C2 की, उनका एडिशन करा दिया हमने T3 के लिए, वैसे ही मेंबर बाय मेंबर वाली अप्रोच से,
क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एडिशन नहीं कर सकते, बट ऑब्जेक्ट के मेंबर इंटीजर टाइप के हैं, तो इंटीजर का इंटीजर से एडिशन कर सकते हैं। फाइनली यहाँ से रिटर्न क्या कर रहे हैं, तो दो वैल्यू रिटर्न कर ही नहीं सकते, लेकिन हम रिटर्न एक ही कर रहे हैं। T3 एक ही कंटेनर है, एक ही बड़ा वेरिएबल है। छोटे वेरिएबल की जगह बस बड़ा वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह ऑब्जेक्ट बोल दें भले इससे। तो एक ही चीज रिटर्न कर रहे हैं, वो है यहाँ पे T3। और T3 अगर रिटर्न करना चाह रहे हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप की वैल्यू, तो उसे कौन लेके जा सकता है, वो हमने यहाँ रिटर्न टाइप बता दिया, स्ट्रक्ट। ये हमारा है रिटर्न टाइप। ये आगे जब रिटर्न टाइप के बाद प्रोवाइडेड है, ये फंक्शन का नेम। और यहाँ पे अवेलेबल है ये पैरामीटर लिस्ट, जिसमें दो पैरामीटर्स अवेलेबल है, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ लोकल स्कोप में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया जिसका टाइप है स्ट्रक्ट स्टूडेंट। उस टाइप का एक वेरिएबल T3 क्रिएट किया गया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल या कहते हैं ऑब्जेक्ट। T3 क्रिएट किया, T3 के रियल और इमेजिनरी कैलकुलेट किए, T1 के रियल और T2 के रियल की हेल्प से T3 का रियल, सिमिलरली इमेजिनरी के लिए, और फाइनली T3 को कर रहे हैं रिटर्न, और उसके करस्पॉन्डिंग ये रिटर्न टाइप अवेलेबल है। इस पर्टिकुलर फंक्शन को अगर डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि जब डेटा टाइप बना हो उसके बाद ही डिक्लेयर कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। लाइन नंबर 3 से पहले प्रोवाइड नहीं कर सकते थे इसे। इस पर्टिकुलर बेसिकली इस डेफिनेशन से पहले प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये डेटा टाइप, सॉरी स्टूडेंट लिखा है हमने, तो हमने यहाँ गलती से यहाँ स्टूडेंट लिख दिया सब जगह पे। तो जहाँ पे भी हमने स्टूडेंट अभी लिखा है, हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो हमने रिप्लेस कर दिया सब जगह पे स्टूडेंट की जगह कॉम्प्लेक्स, जो उसका टाइप अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, C1 है स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का, T1 में कॉपी कर लिया, C2 है स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का, T2 में असाइन करवा लिया, कॉपी करवा लिया। T3 क्रिएट किया स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का, जिसके रियल इमेजिनरी कैलकुलेट किया, और इसके करस्पॉन्डिंग इसका रिटर्न टाइप आ गया स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स। और इसी को हमने रिटर्न टाइप और ये कंप्लीट फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट, इन तीनों चीज के कॉम्बिनेशन को यहाँ फंक्शन डिक्लेरेशन में प्रोवाइड करते हैं। एंड सेमीकोलन तो आप जानते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन में रिक्वायर्ड पार्ट। बाकी फंक्शन डिक्लेरेशन में ये आइडेंटिफाइड नेम देना कंपलसरी नहीं है, टाइप देने की रिक्वायरमेंट है। तो ये नेम हटा दिया T1 और T2, टाइप रख रखे हैं अभी भी स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर रखा है। तो यूजिंग फंक्शन एडिशन परफॉर्म हो रहा है। और ध्यान से देखें तो जैसा टू इंटीजर वैल्यूज का एडिशन का फंक्शन था, सम ऑफ टू इंटीजर नंबर्स, कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है यहाँ लाइन नंबर 22 पे। C इक्वल सम A, B जैसे प्रोवाइड किया, A को रिसीव किया X में, B को रिसीव किया Y में। सिमिलरली C1 और C2 को T1 और T2 में रिसीव कर लिया। वहां लोकल स्कोप में Z क्रिएट किया था, यहाँ T3 क्रिएट कर लिया, और T3 के रियल इमेजिनरी कैलकुलेट करने के बाद रिटर्न कर दिया T3, जैसे कि वहां Z रिटर्न किया था। और जो रिटर्न वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग रिटर्न टाइप अवेलेबल है। फाइनली रिजल्ट एंड वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं जैसा हम चाह रहे थे। तो कुछ ऐसा अगर हमने ये प्रोवाइड किया है, कंपाइल हो गया। देन अगर हम करते हैं इसे एग्जीक्यूट, तो कंसोल पे डिफरेंस नहीं पता चलेगा। वैल्यू का 34 एंड 10 दिया, एंड 20 एंड 5 दे दिया। तो इस केस में 34 एंड 20 का एडिशन हो गया 54। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन आ रहा है। ये जैसा अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया है, एक बार को यहाँ पे फिर से देखें। अगर हमें ये एडिशन परफॉर्म करना होता n कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिन्हें यूजर से रीड करना है और उनका एडिशन करवाना है, तो कैसे करवा रहे होते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर अलग से फंक्शन देके करना चाह रहे हैं, बिल्कुल फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, या अलग से फंक्शन नहीं देना तो आप जैसे देना चाहते हैं वैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें बहुत सारे चाहिए,
तो हमने एक एरे प्रोवाइड कर दिया, जैसे ये 20 एलिमेंट्स का, उनका सम कैलकुलेट करके लेके आना चाह रहे हैं। सपोज वेरिएबल का नाम हमने एस प्रोवाइड कर दिया, जिसमें फाइनली सम लेके आना चाहते हैं। हम यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत है वो तो पता चले पहले। तो हमने वो एन पूछा यूजर से, प्रिंटफ, वही जैसा हम एरे पे वर्क कर रहे थे नॉर्मली, नॉर्मल इंटीजर एरे पे जैसा कर रहे थे वैसा ही कुछ है। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वैल्यू रीड कर ली। जैसे ये एन रीड कर लिया, उसके बाद एक लूप प्रोवाइड करना फॉर आई इक्वल 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। और जैसे ही ये हमने लूप प्रोवाइड करना चाहा, इस लूप में क्या काम करना है, तो इस पर्टिकुलर लूप में हमें बार बार एक ऑब्जेक्ट रीड करना है, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी। यहाँ पे हम रीड करना चाहेंगे, और जैसे ही वो पर्टिकुलर हम डेटा रीड कर लेते हैं, उसके बाद आगे एडिशन की बात करेंगे। बट रीड करने के लिए एक बार यहाँ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मैसेज बार बार पहुंचे, उससे अच्छा है कॉम्प्लेक्स नंबर, एंटर कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सा वाला, वो %d से उस वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। जैसे i+1, पहली बार में 1 आएगा, नेक्स्ट टाइम 2 आएगा, नेक्स्ट टाइम 3 आएगा, नेक्स्ट टाइम 4 एंड सो ऑन। और यहाँ पर रीड किस में कर रहे हैं, तो सी नेम का एरे अवेलेबल है, उसके आई इंडेक्स वाले ऑब्जेक्ट के रियल वाले डेटा को रीड किया। सिमिलरली वापस से देखें, यहाँ पे एड्रेस देना है स्कैनफ को कि इंटीजर वैल्यू कहाँ रखवानी है। तो सी नेम का एरे, उसके अंदर आई इंडेक्स, उस आई इंडेक्स वाले एलिमेंट, उस आई एलिमेंट कैसा होगा, एक ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का एरे। हर एक एलिमेंट किस टाइप का है, स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो उसका इंडेक्स 0 वाला भी, इंडेक्स 1 वाला भी, हर एक एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट की तरह है। तो सी ऑफ आई एक ऑब्जेक्ट है, उसके मेंबर इमेजनरी को काम में ले रहे हैं। फाइनली जैसे ये डेटा रीड हो जाता है, हमें क्या करना है, इनका एडिशन। एडिशन आप चाहें तो सेम इसी फंक्शन, इसी पर्टिकुलर लूप के अंदर भी प्रोवाइड कर सकते थे, बट हम जानबूझ के इसे अलग से दे रहे हैं, सेम ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं। बस हमें करना क्या है उसे समझें। हमें हर बार ये रियल वैल्यू एस डॉट रियल में ऐड करवाते जाना है। होपफुली आपको ध्यान होगा, प्लस इक्वल। तो हमें क्या करना है, ये रियल वैल्यू इस तरीके से, सिमिलरली इमेजनरी वैल्यू के लिए भी प्रोवाइड करते जाना है। एस डॉट इमेजनरी में प्लस इक्वल के साथ हम ये सी डॉट इमेजनरी प्रोवाइड कर रहे हैं, सी ऑफ आई डॉट इमेजनरी। बट अगर ऐसा कर रहे हैं तो इस लूप पे आते टाइम, जैसे हमने किया था, होपफुली आपको ध्यान हो, इंटीजर एरे का एडिशन करते टाइम सम नेम का जो वेरिएबल था उसे इनिशियली 0 दिया था, बट यहाँ ऐसा दे ही नहीं सकते। ऐसे एक ऑब्जेक्ट है जिसे डायरेक्टली इस तरीके से 0 नहीं दे सकते। हम उसके रियल को भी 0 कर रहे हैं, साथ के साथ हम उसके इमेजनरी पार्ट को भी 0 प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस करते हुए लूप चल रहा है। एस ऑफ रियल में सी ऑफ आई का रियल ऐड करवाते जा रहे हैं, सी ऑफ 0 का, फिर सी ऑफ 1 का, फिर सी ऑफ 2 का, एंड सो ऑन। सिमिलरली एस डॉट इमेजनरी में कैलकुलेट करवा रहे हैं। फाइनली जो हमारा रिजल्ट सम कैलकुलेट हो चुका है, उसे हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्रिंट करवाना है तो आप चाहो तो एक लूप प्रोवाइड करते हुए सबको प्रिंट करवा सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पे फाइनली रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंट करवा रहे हैं। रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन सा, एस नेम का जो हमारे पास अवेलेबल ऑब्जेक्ट है उसे हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, एस डॉट और एस डॉट इमेजनरी को। फंक्शन अलग से हमने अभी रिक्वायर्ड नहीं लग रहा तो हटा दिया। हो सकता है आप यहाँ पे ही उस फंक्शन को कॉल कर रहे होते, तो बिल्कुल वैसा भी किया जा सकता था। एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आप उसे कॉल करते हैं, सी ऑफ एस और सी ऑफ आई भेजते, उनका एडिशन होता जाता। पॉसिबली वो फंक्शन कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होता, एस इक्वल सम एस कॉमा सी ऑफ आई, और डेफिनेशन बिल्कुल वैसी ही जैसी अभी हमने थोड़ी देर पहले वाले एग्जांपल में देखी थी, क्योंकि एट ए टाइम ये दो ऑब्जेक्ट्स का ही एडिशन कर रहा होता, एस का और सी ऑफ आई।
सी एरे है तो सी ऑफ आई एक ऑब्जेक्ट है, एस तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही, तो इनका एडिशन कर रहा होता। या फिर हो सकता है आपने इस कंप्लीट एडिशन के लिए फंक्शन जो प्रोवाइड किया होता, वो जो सम नेम का फंक्शन एक अलग तरीके से दिया होता जहां पे पूरा लूप आता, जहां पे आपने हो सकता है ऐसा कुछ किया होता कि देते आप वहां पे एस नहीं, आप वहां पे देते पूरा सी एरे और साथ में देते नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वहां पे पूरा लूप रहता है और लूप की हेल्प से आप एडिशन करते हैं और रिजल्टेंट वैल्यू लाके इस एस में असाइन करवा देते हैं। तो कुछ ऐसा भी किया जा सकता है। अगर आपको इंटीजर एरे के साथ ये आइडिया है तो आप बिल्कुल इस तरीके से करवा सकते हैं। प्रीवियस टॉपिक्स से अगर आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। बाकी तो कॉन्सेप्ट वही है, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा आप जानते हैं, वही ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। उसी तरीके से फंक्शन में काम में ले सकते हैं, उसी तरीके से आप एरे की तरह भी काम में ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को हमने क्या कंपाइल, कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए जैसे हमने 4, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, रियल में सपोज 10 एंड इमेजिनरी में सपोज 20। रियल में प्रोवाइड कर दिया 7, इमेजिनरी में प्रोवाइड कर दिया सपोज हमने 8, रियल में प्रोवाइड कर दिया 2, इमेजिनरी में प्रोवाइड कर दिया -3, रियल में प्रोवाइड कर दिया हमने 11, इमेजिनरी में प्रोवाइड कर दिया हमने 19। एडिशन होगा 10, 7, 2 एंड 11, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देन 28 -3 एंड 90, वो भी वैल्यू आ जाएगी। फाइनली डेटा हमारे पास 30 + 115 आएगा, ये मिल गया है। तो कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन, जहां पे कॉम्प्लेक्स एक हमारा डिफाइन किया गया डेटा टाइप हमने प्रोवाइड कर रखा है, जिसे लाइन नंबर 3 से एंड 6 पे। कुछ इस तरीके से आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप काम में ले सकते हैं, जहां पे भी चाहें, जैसे भी चाहें। एक बार वापस हम फंक्शन भी देख चुके हैं, हम एरे भी देख चुके हैं, बस पॉइंटर का यूज देखने के लिए, बस पॉइंटर का यूज देखने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल की और बात कर रहे हैं। वो एग्जांपल कैसा, तो जैसा हमारे पास ये सम ऑफ टू नंबर्स का एग्जांपल था, हम उसे कर रहे हैं यहाँ पे कॉपी, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस बार हम क्या बात कर रहे हैं, हमें अगर इन दोनों को स्वैप करवाना है, हमें सम नहीं करवाना, हमें क्या करवाना है, स्वैप करवाना है। एंड स्वैप होपफुली आपको ध्यान होगा कि थर्ड ऑब्जेक्ट की हेल्प से अगर हमने स्वैप करवा भी दिया, इनकी कॉपी पहुंची है, C1 की कॉपी पहुंची T1 में, C2 की कॉपी पहुंची T2 में, और अगर हमने वहां पे T1 और T2 को स्वैप करवा भी दिया तो फाइनली रिटर्न किसे कर रहे हैं, T1 को या T2 को। तो होपफुली आपको ध्यान होगी ये अप्रोच हमने जो बात की थी जब हम स्वैप परफॉर्म कर रहे थे टू इंटीजर वैल्यूज के लिए, तब हमने ये पूरा प्रोग्राम डिस्कस किया था। दो इंटीजर वैल्यू रीड की, दोनों को स्वैप फंक्शन के पास भेजा, दोनों इंटरचेंज करवाए, रिटर्न करने के टाइम पे क्या रिटर्न कर रहे हैं पता नहीं चल रहा, तो वहीं उसी फंक्शन में प्रिंट कर दिया। या फिर दूसरी अप्रोच जो देखी थी वो थी हमारी कॉल बाय एड्रेस, या सी प्रोग्रामिंग में उसे आप कॉल बाय रेफरेंस भी कह सकते हैं। तो वो जो अप्रोच हमारी कॉल बाय एड्रेस अप्रोच, वो कैसी है उसे समझें, जहां पे यहाँ पे C1 का एड्रेस भेजा, यहाँ C2 का एड्रेस भेजा, तो दो एड्रेस भेजे गए इस स्वैप फंक्शन के पास। फंक्शन स्वैप कैसा होना चाहिए उसे समझें, जहां पे स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑब्जेक्ट C1 का एड्रेस भेजा तो रिसीव करेंगे पॉइंटर में, सपोज पॉइंटर दे दिया P। सिमिलरली नेक्स्ट भी क्या भेजा है, C2 का एड्रेस, तो उसे रिसीव करेंगे पॉइंटर में, पॉइंटर दे दिया सपोज Q। इंटीजर टाइप के एड्रेस को रखने के लिए इंटीजर पॉइंटर, फ्लोट टाइप के एड्रेस को रखने के लिए फ्लोट पॉइंटर। लेकिन अगर स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का एड्रेस रखना है तो स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का पॉइंटर अवेलेबल करवा दिया। और यहाँ पे हमने क्या दिया वो भी समझे, स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का एक ऑब्जेक्ट से टी में असाइन कर रहे हैं हम डी रेफरेंस ऑफ पी, डी रेफरेंस पी में असाइन कर रहे हैं डी रेफरेंस ऑफ क्यू, और डी रेफरेंस ऑफ क्यू में असाइन कर रहे हैं हम टी। P की हेल्प से C1 को काम में ले रहे हैं और Q की हेल्प से C2 को काम में ले रहे हैं, और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में असाइन करवा ही सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया स्वैप फंक्शन की डेफिनेशन को, कुछ इस तरीके से।
और फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे देंगे वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ऐसा दे दिया फंक्शन का डिक्लेरेशन, जहां पे आइडेंटिफायर नेम प्रोवाइड करना कंपलसरी नहीं। इसे कि हमने कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही वर्क कर रहा है जैसा हम बात कर रहे थे स्वैप करने की। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी